अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये लेक्चर नंबर 31 है, चैप्टर नंबर 8 है। तो पिछला जो लेक्चर में मैंने सारा आपको गाइड कर दिया था और आगे ये हम शुरू करते हैं। फ़ाइनल टर्म की तैयारी के लिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जितना भी चलो MCQs के लिहाज से शॉर्ट और लॉन्ग के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अंडरलाइन करवाई जा रहा हूँ और गाइड भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो उस लिहाज से आप लोगों ने याद कर लेना है ताकि आपको पेपर के अंदर कोई भी मुश्किल पेश ना आए कि जी मैं ये क्या आ गया, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड कर ही जा रहा हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये आप ध्यान से आप लोगों ने अब करना है। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 31 इसमें सिंपल उसने लेक्चर ओवरव्यू पिछला ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया हुआ है कि जिसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज ये सारे मौजूद हों, जिसमें ये हम प्रोग्राम में लिखते हैं और कंपाइल के बाद सारा डाटा जो हमारे सामने आ जाता है। मैंने पहले ही आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया था कि जिसमें की फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा कर दी जाए, इंटीजर सी आउट ये सारा जो भी है वो सारा एक ही साथ एक ही प्रोग्राम में लिखते हैं, तो उसकी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, आगे ये नीचे उसने बता दिया हुआ है, ये देखें। साइन प्लस एडिटेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, ये सारा जो भी है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में उसने रेलिवेंट जो बताया हुआ है। यूनिनरी का पता है आपको कि ये 1 के बराबर होता है और बाइनरी का पता है आपको 2 के बराबर होता है, 2 डिजिट्स के बराबर होते हैं। ऑपरेटर ओवरलोड यूनिनरी और बाइनरी, ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है। Binary operators require two operands to both sides of the operator, plus minus multiplication divide percentage and the example of binary operator की अगर वो एग्जांपल पूछ लेगा तो ये वाली जो लाइन है यही बस आपने करनी है। और आगे अगर वो पूछेगा कि ओवरलोडेड ऑफ फॉलोस तो फिर आपने ये वाला बॉक्स करना है। और अगर वो पूछेगा कि ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोड, कि ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड कब नहीं होता, तो फिर ये साइज ऑफ साइन ये जितने भी हैं ये सारे आपने बता देने हैं। ठीक है जी, MCQs के लिहाज से वो पूछेगा, इसके अलावा और यहाँ से कुछ नहीं आता। रिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरलोडिंग, इसमें जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही होता है कि बाइनरी नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। कोई भी अब सिस्टम कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए कोई भी वैल्यू, अब 2+2 करेंगे तो फिर ही 4 आएगा, या फिर 2 में से एक को निकालेंगे, तो हम बाइनरी का यूज़ करते हैं इसका रिस्ट्रक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। ठीक है जी, MCQs के लिहाज से ये वाली 9 से लेके C1 और C2 ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करनी है। वैसे वो फ़ाइल मिल जाती है MCQs की, लेकिन फिर भी ये हैंडआउट से मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ, साथ साथ आपने अंडरलाइन कर लेना है। आगे डबल है, कॉम्प्लेक्स है, TMP टेम्पलेट है, रियल है, ये सारा जितना भी है इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता। नॉन मेंबर ऑपरेटर ऑफ फंक्शन, नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन से मुराद ऐसी क्लास होती है जो हमारे लेफ़्ट मोस्ट ऑपरेटर पे मस्ट होती है। नॉन मेंबर जो है ये हमारी प्राइवेट क्लास को असेस नहीं करती, मतलब कि प्राइवेट क्लास जो हम फ्रेंडली तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको ये असेस नहीं करती, और ये हमारे ऑपरेटर आर्गुमेंट्स के में जो है वो उसकी सूरत में हमें वापस करती है। ऑपरेटर आर्गुमेंट्स की सूरत में ये हमें गेन करती है, वापस करती है। नॉन मेंबर फंक्शन को हम पर्सनल डाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट फंक्शन में, और ये नॉन मेंबर फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो। प्राइवेट फंक्शन में ही और जो फ्रेंडली तौर पर प्राइवेट क्लासेस होती हैं उसमें ये इस्तेमाल नहीं होती। आगे ये सारा प्रोग्राम है, ये स्किप कर दें, बल्कि आप देख लें, इसके आउटपुट देखा करें ज़रूर, हर प्रोग्राम की आउटपुट ज़रूर देखा करें। पेपर में वो आउटपुट भी पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में टोटली, लेकिन जो होती है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें वो कंप्लीट प्रोग्राम पूछ सकते हैं। पहले ऊपर एडिटेशन वाला पड़ा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ये माइनस वाला है कि अगर हम किसी चीज़ से मतलब किसी वैल्यू से निकाला 5 से -2 करेंगे तो इसमें भी हमें सेम वही बाइनरी वाला ही इस्तेमाल करना पड़ता है। बाइनरी से मुराद 2 वैल्यू मतलब 2 पे डिपेंड करता है, 2 बेसिस होती हैं बाइनरी की,
यूनिनरी की एक होती है, बाइनरी की 2, बाद में डेसिमल की होती हैं 10 और हेक्साडेसिमल की होती हैं 16। ये चारों आपने ध्यान से याद करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूनिनरी 1, बाइनरी 2 और डेसिमल की 10 है और हेक्साडेसिमल की 16 है। ये MCQ के लिहाज से वो पूछ लेते हैं। तो बाइनरी का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर भी। अब ये देखें टेम्पलेट रियल माइनस सीरियल, कि ये दो ही उसने यूनिनरी का इस्तेमाल किया होगा कि दो वैल्यू दी हुई हैं और माइनस कर रहे हैं। तो इसमें भी जो है वो यूनिनरी का इस्तेमाल, यूनिनरी के यूजेस होते हैं। आगे ये कुछ नहीं करना, स्किप कर दें। ऑपरेटर विद डाटा क्लास, ये प्रोग्राम ही है सारा। इसकी आउटपुट बस चेक कर लें। यूनिनरी ऑपरेटर एक पे डिपेंड होता है। प्लस प्लस, अगर 1 प्लस प्लस करते जाएं, मतलब कि अब अगर हम प्लस प्लस 5 करेंगे ना, तो उसकी प्रोग्राम के अंदर वैल्यू जो वो 4 तक वो हमें गेन करेगा, 4 तक ही जो है वो हमें वैल्यू देगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जी 5 तक जितनी भी है इसकी वैल्यू हमें आउटपुट इसका दे दो, स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। तो वो एक जो है वो काम ही करवाता है, कंप्लीट नहीं करवाता। वो कहते हैं ना कि ऐड करते जाओ तब तक जब तक हमारी वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए। तो ये प्रिंट भी तब तक करवाते जब तक 5 नहीं आ जाएगा, या फिर 100 अगर किया होगा तो 100 जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रिंट करवाएगा हमारी वैल्यू को। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग वही मैंने ऊपर जो बताया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग पिछले लेक्चर के अंदर, कि जिसकी फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा कर देते हैं एक फंक्शन के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर। फंक्शनैलिटी से मुराद इंट, फ्लोट, डाटा, डबल, करैक्टर, ये सारा जो भी आएगी जो है प्रोग्राम के अंदर कर दें तो ये उसका जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पहले ही मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ए जो है, अगर ए और बी के दरमियान में अगर इक्वल का साइन एक बार आ जाए तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। अगर डबल आएगा तो फिर वो बराबर होगा। मतलब कि मैथ में तो हम कह देते हैं ना कि जी ए बराबर है बी के, लेकिन इसमें जो डव C++ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब तक हम डबल इक्वल नहीं लिखेंगे तब तक वो उसके बराबर ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। अगर एक दफ़ा इक्वल का साइन लिखेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही होंगे। ठीक है जी। इसका आगे ये दिस पॉइंटर नाम से ये ज़ाहिर है, दिस ये और पॉइंटर PTR के, जिसमें हम जो है वो ऐसा पॉइंटर जिसमें हम एड्रेसेस को सेव करते हैं किसी भी फाइल्स या किसी भी फंक्शन का। तो वो दिस बफ का भी हो सकता है, PTR दिस बफ। ये देखें कोई भी जो है वो फंक्शन का या कोई भी फाइल्स का जो हम एड्रेस सेव करते हैं वो PTR की शक्ल में करते हैं। आगे सेल्फ असाइनमेंट है, SPTR एंड S जो है वो ये इक्वल का साइन लिखा हो। ये देखें यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ये जो है वो इफ़ अगर दिस ये बराबर है अदर के, अदर ऑफ रिटर्न लेंथ अदर डाटा, ये जो भी है इसने बराबर का साइन लगा दिया और यहाँ इसे बराबर कहते हैं। और जो अगर एक होगी नीचे वाली, ये देखें लेंथ वाली, ये जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगी। ठीक है। रिटर्न दिस पॉइंटर ऑफ फंक्शन। S3 जो है वो S2 और S3 जो S2 के इक्वल हाँ साइन है, और S2 जो है वो S1 के जो है उस पर साइन है। रिटर्न ऑफ दिस, ये सारा प्रोग्राम है, ये आपने देख लेना है एक नज़र। कन्वर्जन्स है, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। वो कह रहा है कि C लैंग्वेज के अंदर दो तरह के जो है वो वेरिएबल होते हैं, एक दूसरे के बराबर रखना होता है। कन्वर्जन में एक लॉन्ग जो है वो साइन को कन्वर्ट करते हैं हम इंटीगर में, तो इसकी चेंजिंग के अमल को कन्वर्जन का नाम दे देते हैं। जैसा कि हमको इंटीगर डाटा टाइप में से फ्लोट डाटा टाइप में जाना हो तो इस अमल को हम कन्वर्जन का नाम दे देते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक जो फंक्शन है उससे दूसरे फंक्शन में जो ऐड होने के लिए या दूसरे फंक्शन में जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जन का। ठीक है जी। आगे नीचे है सिंपल प्रोग्राम कन्वेयर ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो ये स्किप कर दें आप लोग। आगे 35 देख लें, अरेज एंड ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिंपल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था अरे के बारे में। वो सिंपल बार बार वही रिपीट हो रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है। यूज़र डिफाइंड ऑफ डाटा टाइप आइडेंटिकल टू द अरे ऑफ पैरामीटर ऑफ डाटा टाइप। एक मेमोरी के अंदर हम एक स्पेसिफिक मेमोरी के को
से लेते हैं और सेव कर लेते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं अरे के अंदर। मतलब कि एक प्रोग्राम से मतलब हीप से मेमोरी ले लेते हैं, स्पेसिफिक मेमोरी अपने फंक्शन को क्रिएट करने के लिए या प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो इसके लिए हम अरेज का इस्तेमाल करते हैं। एक यूज़र जो होता है वो अपने प्रोग्राम के अंदर अरे को डिक्लेयर करता है और वो दो तरह की क्लासेस के हिसाब से डिक्लेयर करता है। प्राइवेट क्लास भी होती है और वो पब्लिक क्लास भी होती है। ये देखें दोनों क्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो पब्लिक क्लास जो है वो बाद में आती है, प्राइवेट क्लास जो है वो पहले आती है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है कि सिंपल प्रोग्राम में कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने पहले प्राइवेट क्लास को लिखना होता है और बाद में ही पब्लिक क्लास को लिखते हैं। नेक्स्ट आगे प्रोग्राम है डायनामिक अरे ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके बारे में उसने वही सेम ही बताया हुआ है जैसे वो डायनामिक लोकेशन ऑफ मेमोरी था ना, तो इसी तरह ये है सारे प्रोसेस को, ये भी उसी तरह सेम ही ऊपर जो मैंने आपको गाइड किया है। तो ऑपरेट ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर वही सेम। एक ही वीडियो जो पिछली है वो ध्यान से ले लें, आपका ये सारा कवर हो जाएगा। बाकी फिर भी मैं इसमें भी गाइड कर देता हूँ। ओवरलोडिंग ऑफ न्यू कि अगर हमें कोई भी चीज़ जो है वो फंक्शन जो है क्रिएट करने के लिए हमें जो स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज जो हमें चाहिए होती है वो न्यू से मतलब के नए से हीप से जो स्टार्टिंग से लेते हैं और अपना फंक्शन क्रिएट करने के बाद जैसे हम अपनी असाइनमेंट MS वर्ड पे बनाते हैं, तो MS वर्ड पे हम लोग जो है वो मेमोरी ले लेते हैं। मेमोरी लेने के बाद अपना पूरा वो फंक्शन क्रिएट करने के बाद अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद वो सबमिट करने के बाद हम उसे डिलीट भी कर देते हैं कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो है फ्री स्टोरेज करनी है, तो इसलिए हमें उसको डिलीट कर देते हैं। ये सिंपल ये इस लिहाज से आप लोगों ने याद करना है इसका, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये प्रोग्राम है नीचे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑपरेटर क्रिएट ऑफ अरेज के अरेज को जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं वो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो वरेंसीज ऑफ ऑपरेटर ऑफ न्यू ऑपरेटर डिलीट ऑफ। अगर ऑपरेटर को हमें मेमोरी चाहिए होती है क्रिएट करना हो तब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और जब डिलीट करनी हो तो तब भी इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं हम, वो लिखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है जी। ये लेक्चर नंबर 35 है। स्ट्रीम के बारे में उसने बताया हुआ है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम के दो तरह की स्ट्रीम होती हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। इनपुट जो है वो हम यूज़र जो है वो दे रहा होता है और आउटपुट जो है हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं कंपाइल करने के बाद। इसका यही सिंपल आपने याद रखना है। आगे सीन जो है वो कैसे सीन अगर लेना हो तो वो ये इस तरह के एरो होते हैं, ये लाइक और एंड, ये इस तरह के एरो होते हैं। और अगर ये सी आउट करवाना हो तो इन्हें इरिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एग्जिस्ट्रेशन का हो तो फिर वो हम सी आउट का इस तरह ये जो एंड एज है इस तरह के साइन, जैसे ये सीन है इफ़ राइट ऑफ सीन का साइन मतलब इनपुट लेनी हो तो ये वाली जो एरो ये इस्तेमाल करते हैं, और अगर सी आउट लेनी हो तो फिर ये नीचे देख लें वो नीचे आएगा सी आउट वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सी आउट लेते हैं। हाँ ये वाला प्रोग्राम देख लें सिंपल। इसमें इस लेक्चर में सिंपल उसने यही बताया हुआ कि एक प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करते हैं, उसकी इनपुट कैसे लिखते हैं और उसका आउटपुट कैसे लिखते हैं। ये देखें इंट आई जे करवा इंटीगर आई जे लिखा हुआ है, सी इनपुट जो है वो आई और आगे बाद में सी आउटपुट जो है वो उसके लिए इस तरह जो है वो उसने एरो जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जो यूज़ की हुई हैं। आगे ये प्रोग्राम है इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं आप लोगों से। आगे फॉर्मेट इनपुट और आउटपुट। एक प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद लिखने के बाद हमें वो मेमोरी को फ्री अप करना होता है, स्टोर जो की होती है एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, तो वो हम जो है वो उसको फॉर्मेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। आगे बुफर्ड इनपुट आउटपुट ये भी छोड़ दें, स्किप कर दें। ये MCQs के लिहाज से अंडरलाइन मैंने की हो, ये MCQs के लिहाज से जो है वो आपने कर लेने, इंपॉर्टेंट है ये। आगे मेथड ऑफ स्ट्रीम्स, ये इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है बस कि मेथड क्या है स्ट्रीम का। तो ये सीन गेट लाइन करैक्टर बफर PTR बफर। आगे इन बफ साइज करैक्टर डेलीमीटर इक्वल टू n, ये इसका इतना ही करैक्टर नेम है। एक जो है वो नाम के कितने करैक्टर हैं तो वो लिखे हुए हैं इसके अंदर।
तो अपना नाम लिखना है। अब पहले हमने करैक्टर लिखने हैं कि इतने करैक्टर का हमारा नाम है, तो बाद में फिर सीन के अंदर जो है अपना नाम लिख देना है। ये नीचे प्रोग्राम है, नीचे उसने बताया हुआ है करैक्टर ऑफ बुफर इन साइज। बुफर जो है ये हमारे साइज़ पे डिपेंड होता है कि हमें किसी भी चीज़ का होना। अब ये जो पेजेस हैं इसका साइज़ जो है वो आपको पता ही होगा कि एक स्क्रीन पे फिट आ रहा है, ये देखें जूमिंग करने से। तो साइज़ को जो है वो फाइंड करने के लिए हम बुफ का इस्तेमाल करते हैं, बुफर का, जिसे प्रोग्राम में BUF कहते हैं, और वैसे सिंपल जो इसका वो कंप्लीट वर्डिंग है वो बुफर है। आगे लेक्चर नंबर 36 देख लें, स्ट्रीम मैनिपुलेटर है। इसमें भी वही सेम ऊपर वाला ही है। स्ट्रीम जो है वो मैनिपुलेटर, इट विल द रिटर्न ऑफ स्टेट ऑफ एंड ऑफ लाइफ। MCQs के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। लाइन ऊपर वाली जो अंडरलाइन की हुई है, इट द बिट विल बी सेट ऑफ फाइल कम्स टू एन एंड। सिमिलरली देयर इज़ अ फेल ऑफ bit, the bit of determine whether an operation has failed or not, for example due to formatting error। कि मैनिपुलेट कर रहा होता है ये स्ट्रीम को, जो इनपुट के अंदर सीन के अंदर, या कि हमारी जो सीन इनपुट करवा रहे हैं वो बैड है या मतलब क्लियर है, मतलब बैड है या फिर गुड है। तो ये मैनिपुलेट कर रहा होता है जो हमारे इनपुट और आउटपुट के अंदर, जो हमें बता रहा होता है कि ये जी आपका प्रोग्रामिंग जो आपका फंक्शन जो है वो अच्छा है या फिर नहीं, अच्छा नहीं है, बुरा है, मतलब कि सही नहीं है, या कोई भी इस तरह की वो जो है डिस्कशन करवाने के लिए हमें मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे ये वाला बॉक्स है, डोमेन पूछ सकते हैं वो मैनिपुलेटर के, या अफेक्ट पूछ सकते हैं MCQs के लिहाज से, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में वो 2-3 पूछ लेगा और कहेगा कि जी इसका अफेक्ट्स क्या है वो बताओ, या फिर डोमेन क्या है वो बताओ। तो सिंपल आपने बता देने हैं इसके। मुझे जो आया था वो WS का आया था, तो मैंने इनपुट ही लगाया था। डोमेन उन्होंने कहा था कि इस मैनिपुलेटर का डोमेन बताओ, तो मैंने इनपुट जो है वो लगा दिया था। इम्पोर्टेंट है, इसमें MCQs आता ही आता है फाइनल टर्म में। इस बॉक्स में एक MCQs तो कंफर्म है कि आएगा, तो ध्यान से ये कर लेना आपने। आगे पैरामीटराइज ऑफ मैनिपुलेट है, सी आउट इसमें करवाते हैं मैनिपुलेटर्स के अंदर। कि इसमें पहले तो वो सीन था ना, तो इसमें जो है हम प्रिंट करवाने के लिए सी आउट करवाते हैं। सेट ऑफ फाइल, सेट ऑफ वर्ड, अमाउंट, तो ये सारा सी आउट करवाना होता है इसके अंदर। आगे नीचे ये फिर मैनिपुलेट ऑफ डोमेन्स एंड इफेक्ट्स हैं, तो ये भी आपने कर लेने हैं। फॉर्मेट स्टेट ऑफ फ्लैग्स, ये सारा MCQs है। अब याद करवाने वाला या समझाने वाला तो इसमें कोई है नहीं जो मैं आपको गाइड कर दूँ। ये सिंपल प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम ये एक जो है वो उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो उसने कहा हुआ है कि कवर करें, तो उसमें इसने लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे जो है फाइल उसने लिखी हुई है। आगे शोइंग द बेसिस इसकी बतानी होती है कि कितने ये डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे यूनिटरी की एक 1 बेस थी, बाइनरी की 2 थी, और डेसिमल की 10 थी, और हेक्साडेसिमल की 16 थी। तो ये भी इसी तरह किसी भी प्रोग्राम की बेसिस पूछ सकता है। जैसे सी आउट बेस 8 इसकी बताई हुई है इसने, ये वाली लाइन देखें। नीचे उसने ये भी बताया डिस्प्ले नंबर विद ऑक्टल नोटेशन, कि ऑक्टल नोटेशन जो होती है उसकी बेसिस जो है वो 8 होती है, और जो हेक्साडेसिमल की है वो 16 है। ये देखा मैंने अभी जो आपको बताया था वही सेम है, यही नीचे बता रहा है। साइंटिफिक डिस्प्रेशन, और ये वाला भी कर लें। ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो मेथड हम यूज़ करते रहे हैं। आगे लेक्चर नंबर 37 है, ओवरलोडिंग इंसर्टेशन एंड एग्जीक्यूशन। ओवरलोडिंग आपको पता है कि जिसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हद से ज़्यादा कर दें एक फंक्शन के अंदर, तो वो ओवरलोड हो जाता है। तो ओवरलोड इंटीग्रेशन जो होती है ये आउटपुट होती है, और जो एग्जीक्यूशन होती है ये आई थिंक हाँ सीन होती है। ये नीचे इसका आ जाता है, मैं आपको वो अंडरलाइन करवा देता हूँ। हाँ ये देखें, ये वाली जो लाइंस हैं 3, ये देखें इसमें बताया हुआ है उसने। एग्जीक्यूशन ऑपरेटर ऑफ जो है वो इनपुट सीन है, बिहेवियर है द सिमिलर बिहेवियर मेंटेन्ड व्हेन वी ओवरलोड द स्ट्रीम ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये सीन इस तरह करवाता है, और जो इन इंस्ट्रक्शन सी आउट, जिसमें हम सी आउट के लिए ये यूज़ करते हैं एरोस राइट टू लेफ़्ट,
तो वो सी आउट में करवाते हैं, और अगर लेफ़्ट टू राइट हो तो वो सी इन में हम करवाते हैं। ठीक है जी। आगे ये सारा नीचे प्रोग्राम ही है। इंट का बताया हुआ है, डबल का बताया हुआ है, फ्लोट का बताया हुआ है। ये इंट से मुराद यही है कि जिसमें जो है वैल्यू थोड़ी कम हो, और डबल में जिसकी ड्यूरेशन जो है वो लेंथी हो, लंबी हो, और फ्लोट में अशारिये वाली वैल्यू जो होती है उसको पुट करते हैं। बाद में सी आउट उसका करवा दिया हुआ है उसने सारा। तो ये इन तीनों में डिफरेंस ये आपने याद कर लेना ध्यान से कि सी इन के अंदर जो है वो हम पुट कर देते हैं वैल्यू कोई भी शॉर्ट फॉर्म में हो, और जो डबल है उसमें लॉन्ग फॉर्म में, और जो फ्लोट है और करैक्टर में हम किसी भी नाम के जो बताते हैं कि जी इसके इतने करैक्टर हैं, और फ्लोट जो है वो CGPA के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि CGPA में हमारा जो है वो अशारिया आ जाता है, तो अशारिये के लिए हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्लोट फंक्शन का। यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर को डिफाइन करें, तो इसमें वही सी इन और सी आउटपुट वाला, और बाद में इसके साथ साथ उसने लाइन अगर ख़त्म हो जाए, एक लाइन जो है वो कवर हो जाए, न्यू लाइन स्टार्ट करनी हो, तो ऊपर वाली लाइन जो है वो उसके साथ हम एंडल का इस्तेमाल करते हैं, एंड एल, कि जी ये लाइन जो है वो यहीं पे कवर करें, और आगे हम जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम। ठीक है जी। इसमें ये सिंपल यही इसमें बताया हुआ है, और इसमें से कुछ नहीं करना, ये फिर प्रोग्राम है आगे। तो ये मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। मुझे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि आउटपुट बताओ, तो वो मैंने ये मैट्रिक्स के अंदर लिख दी थी इसकी आउटपुट। ये आप लोगों ने ज़रूर करके जाना है। स्टैटिक कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं, ऐसे वर्डिंग होती है जो मूवेबल नहीं होती, जो एक ही जगह पे मतलब कि फ़िक्स हो जाती है। जैसे कि अब हम इंटीगर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इंटीगर का ही यूज़ करेंगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक। उसमें हम ना तो फ्लोट वगैरह या ना ही कुछ और ऐड कर सकेंगे। अगर फॉर लूप्स या व्हील लूप का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए भी हम वही एंड तक इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा अदरवाइज़ कोई और चीज़ जो है वो हम इस्तेमाल इसके अंदर जो है वो नहीं कर सकते। बस आगे ये सारा उसने वही स्टैटिक कीवर्ड का बारे में डिस्कस किया हुआ है। सिंपल इसका आउटपुट ये है। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी, ऑब्जेक्ट आपको पता है कि वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल को ज़ाहिर करते हो कि ये वेरिएबल हैं, और वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे ABCD ये जितने भी हैं ये वेरिएबल होते हैं, और इनको इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में। स्टैटिक वो जो मैंने ऊपर आपको समझाया कि ये मूवेबल नहीं होते, फिक्सेबल हो जाते हैं, जो भी हो वो बस फिर जो स्टार्टिंग भी हो वही लास्ट तक एंड तक वही रहते हैं। ये फिर प्रोग्राम है आगे। स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास, ये वही बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंटर जो PTR, ये देखें ये है लेक्चर नंबर 39, जो कि हमारे 20 से लेकर 30 तक लेक्चर में जितना भी था ओवरव्यू कर रहा है। पॉइंटर जो हमारे एड्रेसेस को सेव करता है। रेफरेंस जिसके ज़रिए हम कॉल करते हैं। कॉल बाय वैल्यू जो है वो, कॉल बाय वैल्यू से मुराद ये है कि अगर कोई भी चीज़ हम ढूंढने के लिए उसकी वैल्यू जो होती है वो PTR में एड्रेसेस दे देते हैं, और उसकी वैल्यू हमें गेन मिल जाती है। कॉल बाय रेफरेंस किसी की सिफारिश के या किसी भी सिफारिश से हमें अपने प्रोग्राम या फाइल को ढूंढते हैं। मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हम हीप से मेमोरी लेते हैं। हीप से मेमोरी लेने के बाद मेमोरी लेते हैं, और अपने यूज़ करने के बाद वापस ही में जो है वो डिलीट कर देते हैं, गेन कर देते हैं। जब मेमोरी लेते हैं तो न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और जब मेमोरी गेन करते हैं वापस करते हैं, हीप को फ्री कर देते हैं, तो फिर हम डिलीट का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आगे असाइनमेंट एंड इनिशियलाइज जो इक्वल, जैसे ये M2 इक्वल टू M1, ये साइन कर रहा है M2 असाइन कर रहा है M1 को। इसका सिंपल यही है। आगे कॉपी कंस्ट्रक्टर में यही है कि कोई भी चीज़ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहले हमें कॉपी करनी पड़ती है। डीप कॉपी जो है वो उस तरह की होती है। ये देखें, डीप कॉपी इज़ ओपन अलो शॉलो कॉपी वेदर इज पॉइंटर इज़ द ordinary variable, the copy of ordinary variable perfectable valid and legals। कोई भी चीज़ को हम मैट्रिक्स को या कोई भी इस तरह का फंक्शन है उसको कॉपी करने के लिए हम डीप कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है।
आगे इसमें प्रोग्राम है सिंपल और कुछ नहीं बताया हुआ। रूल्स ऑफ यूजिंग डायनामिक मेमोरी लोकेशन के मेमोरी जो है वो कैसे यूज़ करते हैं उसके रूल्स उसने बताए हुए हैं। यूज़ ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर वही सेम रिपीट हो रहा है। आगे 40 लेक्चर नंबर 40 देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लास मेंबर हैं। ऑब्जेक्ट वही जो वेरिएबल्स होते हैं और क्लास मेंबर वही पब्लिक और प्राइवेट क्लासेस, दो तरह की क्लासेस होती हैं। पब्लिक क्लास जो होती है वो हम खुद देख भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट क्लास जो होती है ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम खुद उसे क्रिएट करते हैं। और उसके के अंदर जो प्राइवेट डाटा होता है वो हम प्राइवेट डाटा जो फ्रेंडली तौर पर एक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आगे क्लासेस इनसाइड है। क्लासेस इनसाइड ये नॉर्मली सी लैंग्वेज पे डिपेंड होता है, C++ लैंग्वेज पे, और ये नेस्टेड क्लासेस होती हैं। नेस्टेड उनको कहते हैं जो प्राइवेट होते हैं, मतलब प्राइवेट क्लासेस को नेस्टेड क्लासेस कहते हैं और इन्हें इनसाइड क्लासेस कहते हैं। प्राइवेट क्लासेस को हम फ्रेंडली तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम प्राइवेट डाटा जो भी है फ्रेंडली तौर पर गेन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जी ए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए जो है वो फ्रेंडली तौर पर बी को डाटा दे रहा है तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब बी भी ए को जो है वो अपना प्राइवेट जो है वो डाटा शेयर करे। ये जो है वन वे भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो इनसाइड क्लासेस होती हैं कि एक ही तरफा जो जो डाटा है वो प्राइवेटली तौर पे शो कर रहा है नंबर वैल्यू बी के साथ वैल्यू ए जो है। आगे लेक्चर नंबर 41, इसका टेम्पलेट फंक्शन है। टेम्पलेट फंक्शन वही TEMP, ये वॉइड स्वैप है इंटीगर वाला जो ऊपर पिछले वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था। इसका है इंटीगर टेम्पलेट है। टेम्पलेट जो आई के बराबर और आई जो जे के बराबर है, और जे जो फिर टेम्पलेट के सर्कल नुमा होता है, घुमा फिर आके वहीं पे आके रुक जाता है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं टेम्पलेट जो होते हैं। ठीक है जी, आगे ये प्रोग्राम है, इसकी आउटपुट बताई हुई है। स्किप कर दें, प्रोग्राम अगर करना है तो हाँ ज़रूर करें। छोटे छोटे जो होते हैं वो लाजमी किया करें, बड़े वाले जो होते हैं वो स्किप कर दिया करें। टेम्पलेट फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल्स को कहते हैं। वेरिएबल वो स्मॉल फॉर्म में भी हो सकते हैं और लार्जेस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ABCDEFGH इस तरह के। और अगर वो लार्जेस्ट मतलब के लार्ज साइज़ में हो, जैसे कैपिटल और स्मॉलर होते हैं वैसे, तो ये वेरिएबल को कहते हैं। हम आगे लेक्चर नंबर 42 है, क्लास टेम्पलेट है कि क्लास टेम्पलेट को हम प्रोग्राम के अंदर किस तरह जो पुट करते हैं। तो क्लास T के साथ, T जो है वो टेम्पलेट को शो कर रहा होता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन कर रहा होता है टेम्पलेट क्लास टेम्पलेट को टी की फॉर्म में। पहले इसमें भी हम प्राइवेट क्लासेस लिखते हैं और बाद में ही पब्लिक क्लासेस लिखते हैं। ठीक है जी, मैंने वो पहले भी आपको बताया था कि सिंपल प्रोग्राम के अंदर हमें कोई पाबंदी नहीं होती कि जी पहले प्राइवेट लिखें और बाद में पब्लिक। उसमें हम पहले जो मर्ज़ी पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, अदर जो प्रोग्रामिंग होते हैं, अदर जो क्लासेस होते हैं, उसमें हमें प्राइवेट क्लासेस को पहले लिखना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर और बाद में हमें पब्लिक क्लास जो है वो गेन करनी पड़ती है। और प्राइवेट को पता है आपको, फ्रेंडली तौर पर जो है वो हम फंक्शन यूज़ करते हैं प्राइवेट डाटा शेयर करने के लिए। तो ये सिंपल वही पहले ऊपर था क्लासेस का और अब टेम्पलेट्स का बताया हुआ है। लेकिन प्राइवेट का वही है कि फ्रेंड जो है फ्रेंडली फंक्शन इस्तेमाल होता है, टेम्पलेट हो या क्लासेस हो, प्राइवेट क्लासेस हो या फिर ऑपरेटर वगैरह। तो प्राइवेट क्लासेस के लिए हम लोग जो है वो फ्रेंडली फंक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आगे ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल उसने बताई हुई है प्राइवेट, ये देखें फिर से टेम्पलेट क्लास T है, क्लास स्टॉक है, प्राइवेट पहले है बाद में पब्लिक है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं कोई खुद से तो बता नहीं रहा, ऊपर जो लिखा हुआ वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आगे ये प्रोग्रामिंग है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL का वो मुखफ़फ़ पूछ सकते हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ये इम्पोर्टेंट MCQs है, ये आपने ज़रूर करना है। और एक ASCII अमेरिकन, वो इस तरह का था कुछ, वो भी आपने देख लेना है। आगे डिज़ाइन रेसिपी के डिज़ाइन करना है अपने प्रोग्राम को कि कैसे इनिशियलाइज़ करना है, उसकी प्रोग्रामिंग को जो है वो एनालिसिस को फंक्शन को क्रिएट करना है। अब उसने मैट्रिक्स का क्या बताया हुआ है कि मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखेंगे, उसकी 3 रो और 4 कॉलम है। पहले रो लिखते हैं, बाद में फिर उसके कॉलम बताते हैं।
तो ये देख लें, पहले वाली ये जो कॉलम उसने दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके अंदर उसने बता दिया हुआ है कि इसकी जो है वो 3 रो है और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम को इनिशलाइज कर रहा है। आगे सारा ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है, एक प्रोग्राम ज़रूर इसमें से आता होता है, ये आपने ज़रूर करके जाना है, ये सारा कवर कर लीजिएगा। आगे इलेक्शन नंबर 44 मैट्रिक क्लास, वही ऊपर वाला कि कॉलम की शक्ल में जो हम लिखते हैं अपनी कतारों को और कॉलमों को, रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये सारा जितना भी है वो एक वैल्यू को हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं तो हम मैट्रिक क्लासेस कहते हैं। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं रोज़ और कॉलम्स पे ही। और इसका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ये इसने सारा बताया हुआ है। प्रोग्राम तो मैंने आपको कोई एक भी नहीं समझाया, तो इसलिए ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। मैं सिंपली आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के बारे में गाइड कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि जो जो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो वो आप लोगों ने अब खुद करने हैं। ये देखें, वो इन नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बता रहा है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टर के इंटीगर ज़ीरो है, फिर इंटीगर ज़ीरो डिफ़ॉल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर इसने कमेंट्स किए हुए हैं ये। तो मैट्रिक्स है, इसकी पहले रो लिखने हैं और बाद में कॉलम लिखने हैं। तो सिंपल इसका आउटपुट शायद नीचे दिया हो, नहीं, हाँ इसका आउटपुट नीचे नहीं दिया हुआ। आगे प्रोग्राम आता है तो उसका मैं आपको नीचे, ये देखें इनपुट फंक्शन, किसी मतलब के इनपुट पहले देते हैं और बाद में ही हमें आउटपुट मिलती है, प्रिंट करवा देते हैं स्क्रीन पे उसकी आउटपुट, जैसे इंटीगर का यूज़ करते हैं। ये देखें प्रोग्राम काफ़ी लेंथी है, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया हुआ है। ये देखें, ये ऊपर सारा प्रोग्राम लिखा हुआ था। तो ये उसने पहले तो वैसे ही इसकी रोज़ और कॉलम को वैसे ही बगैर जो एक ब्रैकेट्स के अंदर उसने बंद नहीं किया हुआ, वैसे ही फाइंड किया हुआ था, लिखा हुआ था। और बाद में फिर उसने कंप्लीट जो मैट्रिक्स बना के दिया है वो यही है कि 4 इसकी जो है वो कितारें हैं और 5 इसके कॉलम हैं। डिस्प्लेइंग ऑफ मैट्रिक्स एम जो है वो 4.5 से रिलेटेड है, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। और जो एन है वो 5.4 पे रिलेटेड है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी पहले वाले की जो एम की थी उसकी 4 कितारें और 5 कॉलम है, और जो एन है उसकी 5 कितारें और 4 कॉलम है। ठीक है, ये कंप्लीट मैट्रिक्स है। लेक्चर नंबर 45 है, वो बता रहा है नीचे रीडिंग मटेरियल। लेक्चर नंबर 23, लेक्चर नंबर 44, ये वही सारा ओवरव्यू है, पिछले वाला जो है उसने रिपीट किया हुआ है। तो ये आप लोगों ने वो सारा देख लेना है। ठीक है गाइस, ये फाइनल टर्म का सिलेबस था, वाइंड अप कर दिया मैंने सारा जल्दी जल्दी में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। फाइनल टर्म के पेपर थे तो मैं भी दे रहा हूँ पेपर, तो मैंने ये जल्दी जल्दी में वीडियो बना दी है कि चलो जितना मुझे नॉलेज था वो आप लोगों को भी मिल जाए। अक्सर मेरी तरह के जो स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि बस 1-2 घंटे में तैयारी हो जाए, तो चलो जी पेपर जो 70% हो जाए बस ठीक है। तो उनके लिए ये ख़ास करके कि चलो 1-2 घंटा लगा लेंगे तो उसका सारा कवर हो जाए, उनको सारा कुछ जो भी है वो गाइडनेस मिल जाएगी और वो इजीली अपने एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट जो है वो कवर कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।